अब आ जाए हम, टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता है 4.1। आप देखेंगे 4.1 टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया इस चैप्टर का। अभी तक हम लोग देख रहे थे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, नाम था वंश गति और विविधता के सिद्धांत। तो वंश गति क्या है, विविधता क्या है, किसके अंतर्गत पढ़ना है, इन सभी चीज़ों का हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब चलिए इस चैप्टर का पहला टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के वंश गति के नियम को पढ़ेंगे। तो अब जाने कि मेंडल जो है 1856 से 1863 तक, यानी 7 वर्षों तक आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 7 वर्षों तक इन्होंने उद्यान मटर के पौधे पर प्रयोग किए। एक लाइन को याद रखिएगा, मेंडल ने किस पे प्रयोग किया, तो उद्यान मटर यानी बागीचे की मटर, गार्डन मटर पे प्रयोग किया। कैसा प्रयोग किया, तो उन्होंने मटर के पौधे के कुछ गुणों को चुना। अब देखेंगे 14 मटर के किस्मों का चुनाव किया, जिसमें 7 जोड़ी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। अब यह 14 मटर का किस्म कौन है और दोनों में 7 जोड़ी विपरीत लक्षण क्या है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप देखिएगा कि 7 जोड़ी में से पहला जोड़ी जो था वह बीज का आकार था। एक बीज गोला है, बीज का आकार एक बीज गोल है, तो ठीक दूसरा बीज इसका उल्टा है, झुर्रीदार। बीज के रंग दूसरा गुण इन्होंने चुना, एक रंग पीला है तो दूसरा हरा है। फूल का रंग चुनाव किया, यह तीसरा जोड़ी लक्षण था, जिसमें एक रंग बैगनी था तो ठीक उसका विपरीत सफेद था। देखिए फली का आकार, एक फली फूली हुई है तो दूसरा फली सिकुड़ी हुई है। ये चौथा जोड़ी हो गए। पांचवा जोड़ी में चलेंगे, फली का रंग, एक फली का रंग हरा है तो दूसरा फली का रंग पीला है। छठा पोजीशन देखेंगे, पुष्प की स्थिति। तो एक पौधे में पुष्प जो है इसके अक्ष में उगते हैं, देख रहे हैं कहाँ पे उग रहे हैं, तो इसके अक्ष में उग रहे हैं, बल्कि दूसरे पुष्प में इसके सिरा पर, अंतिम सिरा पे उगते हैं। और 7वां गुण जो लिए थे इन्होंने, वह लिया था तने की ऊंचाई। एक पौधा लंबा है तो दूसरा पौधा बौना है। इस तरह मेंडल ने अपने बगीचे में जितने मटर के पौधे थे उनके देखेंगे तो कुल मिलाकर 14 किस्मों का चुनाव किया था, जिसमें 7 जोड़ी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। इन 7 जोड़ी लक्षण को आप याद रखेंगे। अब 7 जोड़ी लक्षण को लेकर मेंडल ने अपने प्रयोग किया था, उस प्रयोग को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मेंडल ने क्या किया था अपने प्रयोग में, इन्होंने एक लंबा मटर के पौधे को लिए और एक बौना मटर के शुद्ध पौधे को लिया, यानी दोनों में कहीं से भी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ था, कोई संकरीकरण नहीं हुआ था। तो शुद्ध रूप से लंबा मटर के पौधे को शुद्ध रूप से नाटा यानी बौना पौधे से क्रॉस करवा दिए। यहाँ पे इन्होंने क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद पहली पीढ़ी में देखेंगे, उन्होंने देखा तो सारे के सारे पौधे कैसे मिले, लंबा मिले। अब इस मटर के पौधे के सेकेंड पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी को उन्होंने छोड़ दिया स्वपरागन के लिए, क्योंकि मटर के पौधे का नेचुरली जो है स्वपरागनी होता है। तो उन्होंने पाया कि F2 पीढ़ी में इनके बीजों को छिड़का तो पाया कि 3 पौधे जो है वह लंबे बने और एक पौधा जो है बौना बना। अब इसके प्रयोग के सिद्धांत के आधार पर F2 जेनरेशन में मेंडल ने कहा कि इनका जीनोटाइप अनुपात 3:1 है। यहाँ पे जीनोटाइप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फिनोटाइप होना चाहिए था, गलती टाइप है, आप लोग ठीक कर लेंगे जब उतारेंगे तो। फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप क्या होता है, जो पौधे को बाहर से लक्षण दिखाई देता है उसको फिनोटाइप कहते हैं, और जो उसके अंदर जीन की स्थिति होती है उसे हम जीनोटाइप बोलेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे उल्टा टाइप है, जीनोटाइप, इसको उल्टा हम लोग कर लेंगे।
इसको उल्टा कर लेंगे, फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुए। तो इसके अंदर देखेंगे हम लोग जीनोटाइप की स्थिति जब निकालेंगे, तो जब ऑफलाइन क्लास हमने डीपली डिस्कशन कराया था वहाँ पे बताया था कि जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। अभी शॉर्ट नोट में केवल आप इतना ही याद रखें कि वंशगति के एक जीन के वंशगति में मेंडल ने जो प्रयोग किया था उसका जीनोटाइप अनुपात 1:1 F2 पीढ़ी में और फिनोटाइप अनुपात 3:1 मिला, यानी 3 पौधे लंबा मिले और 1 पौधा बौना मिला। उसके बाद 3 गो जीन की जो स्थिति थी, कैपिटल टी एक जीन टाइप मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी का पौधे 2 मिले और स्मॉल टी के पौधे 1 मिले थे। अब इसकी अगर आप लोगों में से किसी भी छात्र को डीपली डिस्कशन की आवश्यकता हो तो कमेंट करेंगे, हम इसी एक ही प्रयोग को एक डीप वीडियो बना के डाल देंगे, और नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट नोट से आप पूरे चैप्टर को आसानी से प्रश्न उत्तर कर सकते हो। अब चलेंगे हम नेक्स्ट। अब इस प्रयोग के आधार पे मेंडल ने वंशगति का नियम दिया था। तो वंशगति का नियम क्या दिया? तो वंशगति का नियम का पहला नियम है प्रभाविता का नियम, जिसमें यदि कारक के 2 सदस्य असमान हो तो इनमें से एक अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है, जिसे प्रभावी कहते हैं, तथा दूसरा कारक अपने लक्षण को छुप जाता है, उसे अप्रभावी कहते हैं। अब समझिए प्रभाविता का नियम क्या कहा कि एक लंबा वाला और एक बौना वाला पौधे को जब क्रॉस कराया गया तो एक पहली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे मिले, तो 2 विपरीत गुण था, 2 विपरीत कारक थे इसके अंदर, लंबे वाले और बौने वाले। तो एक कारक बाहर से दिख गया, एक कारक बाहर से दिखा पहली पीढ़ी में, दोनों का दोनों लंबा बन गया। तो इन्होंने कहा कि बौना और लंबा को जब क्रॉस कराए तो लंबा वाला पौधा प्रभावित हो गया, इसको प्रभावी बोल दिए, यह प्रभावी पौधा हो गया, यह अपना प्रभाव को डाला पहली पीढ़ी में, और बौना वाला छुप गया तो इसको हम अप्रभावी बोले। यही कहलाता है हमारा प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम इसमें है बीज संयोजन का नियम, यानी यदि किसी जीव में 2 असमान कारक हो तो युग्मक बनते समय एक जोड़े या एलील के सदस्य एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अर्थात युग्मक को 2 में से एक ही कारक प्राप्त होता है, इसे बीज संयोजन के नियम कहते हैं। अब दूसरा नियम कहाँ से निकल के आया वो देखेंगे। जब इन्होंने सभी लंबे वाले पौधे को आपस में क्रॉस कराया तो यहाँ पे देखेंगे इसका जीनोटाइप कैपिटल टी, इसका जीनोटाइप नाटा वाला का स्मॉल टी और स्मॉल टी था। इसमें जो पौधे बने, दोनों पौधे बने कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो हम जानते हैं कि कैपिटल टी प्रभावी कहलाएगा, स्मॉल टी अप्रभावी कराएगा। तो पौधा तो बाहर से दिखने में लंबा है, लेकिन इसके अंदर जो जीन है, कारक है, वह कारक दोनों है, लंबा भी है और नाटा भी है। तो जब यह पौधा लंबे पौधे से फिर नाटा कहाँ से निकल के आया, इसको सिद्धांत को उन्होंने कहा था बीज संयोजन के नियम। तो अब इन्होंने बीज संयोजन का नियम कैसे निकाला देखेंगे। अब इन्होंने कहा कि जब ये दोनों पौधे आपस में क्रॉस करते हैं तो युग्मक बनाते हैं। तो युग्मक बनाते समय ये जोड़े का जो कारक है ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाता है, यानी कैपिटल टी अलग हो जाएगा और स्मॉल टी अलग हो जाएगा, यानी असमान जोड़े के कारक फिर से अलग हो जाते हैं और 2 असमान 2 अप्रभावी कारक एक साथ मिलकर नाटे पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो इसी लंबे में से नाटा पौधा निकला, तो उन्होंने इसके आधार पे बीज संयोजन के नियम को दिया था। अब आप बोर्ड में जब जा रहे हो तो इतना ही आप याद रखना कि मेंडल के एक जीन की वंशगति के प्रयोगों को लिखे और उसके सिद्धांतों को बताए।
तो जान जाइए, केवल इतना ही लिखना है कि लंबा और नाटा पौधे को क्रॉस कराया। पहली पीढ़ी में फिनो सभी पौधे लंबे मिले और दूसरी पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात 3:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 मिले। इसके आधार पे मेंडल ने वंश गति के नियम को दिया, जो 2 है, प्रभाविता के नियम और बीज संयोजन का नियम। इतना ही लिखकर आप पूरे के पूरे नंबर को उठा सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे। अब एक चीज और आता है, टेस्ट क्रॉस। परीक्षार्थ संकरण कभी पूछ दे तो हम क्या देंगे उत्तर, समझेंगे पहले इसको। जब प्रथम पीढ़ी के संकर को अप्रभावी जनक से संकरण कराया जाता है तो उसे परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। अब इस प्रयोग को देखे थे, यह हो गया लंबा वाला पौधा जो प्रभाव डाला, सबका सब लंबा बनाया, यह कहलाएगा प्रभावी जनक, और जो प्रभाव नहीं डाला यह कहलाएगा अप्रभावी जनक। अब दोनों को विपरीत गुण को मिलाकर जो पहली पीढ़ी में जो भी पौधे तैयार हुए वह कहलाएगा हमारा संकर नस्ल, संकर पीढ़ी कहलाएगा। अब F1 पीढ़ी के किसी भी पौधे को जब हम अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाएंगे, इसे ही कहते हैं टेस्ट क्रॉस। और एक और आता है बैक क्रॉस। इसको समझेंगे कि जब F1 पीढ़ी के संकर नस्ल के पौधे को प्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाएगा तो इसको हम बोलेंगे बैक क्रॉस। याद रखेंगे। आप देखिए परिभाषा को लिखा हुआ है यहाँ पे, आप आसानी से स्किप करके इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। क्या है बैक क्रॉस का परिभाषा? तो जब प्रथम पीढ़ी के संकर को प्रभावी जनक से संकरण कराया जाता है तो उसे परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। अब आगे चलेंगे।